क्या मोदी सरकार में सच में आईएएस अफसरों का दबदबा अब खत्म हो रहा है? दोस्तों, जब भी यूपीएससी की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये भारतीय सिविल सेवा का सबसे प्रतिष्ठित और ग्लैमरस पद माना जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं जिससे आईएएस का तमगा पा सकें। आईएएस को लेकर हमारे समाज में एक अलग ही आकर्षण है। इसे सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि सम्मान, रुतबा और अधिकार का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करता है, चाहे वो AIR 1 हो यानी ऑल इंडिया रैंक 1 हो, ऑल इंडिया रैंक 2 हो या ऑल इंडिया रैंक 10 हो, अपनी सर्विस प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले आईएएस ही चुनता है। लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि आईएएस अधिकारियों को न केवल प्रशासनिक ढांचे में सबसे अधिक शक्ति और स्वतंत्रता दी जाती है बल्कि उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान भी मिलता है। लबासना यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां आईएएस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। वहां जाने का सपना हर यूपीएससी उम्मीदवार देखता है। वहां का वातावरण, ट्रेनिंग और उनके साथ जुड़ी कहानियां इस सेवा को और भी खास बनाती हैं। आईएएस अधिकारियों की जीवन शैली, उनका पद और उनका समाज में प्रभाव उन्हें एक सेलिब्रिटी का दर्जा देता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इतिहास में झांकें तो पाएंगे कि एक अधिकारी की असली पहचान उसकी क्षमता, काम करने की शैली और देश के विकास में योगदान से बनती है, ना कि केवल आईएएस के टैग से। और इसी सोच को केंद्र में रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने सिविल सेवाओं में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की है। इस बदलाव का उद्देश्य सिर्फ प्रशासनिक प्रणाली को सुधारना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो अधिकारी सबसे ज्यादा योग्य, मेहनती और विशेषज्ञता रखता है उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार जिम्मेदारी मिले, चाहे वो आईएएस हो या किसी अन्य सेवा से हो। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लंबे समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा का देश की नौकरशाही पर वर्चस्व रहा है, चाहे वो जिलाधिकारी का पद हो या मंत्रालय में सचिव का। आईएएस अधिकारियों को हर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। इस परंपरा ने प्रशासन में स्थिरता और प्रभावी नेतृत्व तो दिया, लेकिन बदलती तकनीकी और विशेषज्ञता आधारित जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज किया गया। मोदी सरकार ने इस एकाधिकार को तोड़ने का साहसिक कदम उठाया। उन्होंने अन्य सेवाओं जैसे इंडियन रेलवे सर्विस यानी IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRTS और इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS के अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात करना शुरू किया। मोदी सरकार के राज में ये तीनों ही जिम्मेदारियां पा रहे हैं, जैसा कि पहले नहीं हुआ करता था। ये तीनों ही उस तरह की जिम्मेदारियां पा रहे हैं जैसी पहले सिर्फ आईएएस अधिकारियों को दी जाती थी। ये सेवाएं सेंटर स्टेज में आ गई हैं, जबकि आईएएस ऑफिसर्स जिनका पहले दबदबा हुआ करता था उनका दबदबा और एकाधिकार धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ ही लेटरल एंट्री जैसी नई पहल के माध्यम से निजी क्षेत्र और विशेषज्ञ पेशेवरों को भी सरकारी व्यवस्था में शामिल किया गया। लेटरल एंट्री, विशेषज्ञता को मान्यता। मोदी सरकार की एक सबसे बड़ी पहल लेटरल एंट्री है। 6 साल पहले शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य उन पेशेवरों को सिविल सेवा में लाना था जिनके पास खास क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता और अनुभव है। दोस्तों, 6 साल पहले जब केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री स्कीम का ऐलान किया था ताकि सरकारी नौकरियों में नए लोग भर्ती किए जा सकें और डोमेन एक्सपर्टीज लाई जा सके, तो देश भर में जनरलिस्ट और डोमेन एक्सपर्ट्स के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई। इस दौरान इंडियन रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि नॉन आईएएस सिविल सर्विसेज के अधिकारी भी डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन सरकार उन्हें अपनी एम्पैनलमेंट और सिलेक्शन सिस्टम में नजरअंदाज कर रही है, जबकि सिर्फ आईएएस अधिकारियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है। उस वक्त आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी यही कहा था कि सरकार को न केवल प्राइवेट सेक्टर से डोमेन एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए बल्कि अपनी इन हाउस डोमेन एक्सपर्टीज का भी लाभ उठाना चाहिए। अब मोदी सरकार के 10 साल बाद नॉन आईएएस ऑफिसर्स ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर क्लियर मेजॉरिटी में है, जो केंद्र सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। आरटीआई के जरिए जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार वर्तमान में 236 ज्वाइंट सेक्रेटरीज में से 156 यानी 66 से अधिक नॉन आईएएस अधिकारी हैं, जिनमें सबसे बड़ा लाभ रेलवे सर्विसेज को मिला है। आज 32 ज्वाइंट सेक्रेटरी अलग अलग रेलवे स्ट्रीम्स से आते हैं, जिनमें इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी IRSME, सिग्नल इंजीनियर्स और इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज यानी IRTS शामिल हैं। रेलवेज के बाद दूसरा स्थान इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज,
यानी IRS का है, जहां 23 अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हैं। इनमें से 7 कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्सेस तथा 16 इनकम टैक्स विभाग से हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि IRS और रेलवे ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है, बल्कि ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं और उतनी ग्लैमरस नहीं मानी जाती। इसके बावजूद ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। वर्तमान में 21 सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारियों में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के 16, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विसेज के 12 और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 8 अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में IAS अधिकारियों का दबदबा जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर काफी कम हो गया है। पहले जिन पदों पर IAS अधिकारियों का राज था, अब वहां नॉन IAS अधिकारियों का प्रभुत्व बढ़ रहा है, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि और सेलिब्रेशन जैसा है। लेकिन ये शिफ्ट क्यों? IAS अफसरों से नॉन IAS अफसरों को ये जिम्मेदारियां क्यों दी गई? अब सवाल ये है कि क्यों रेलवेज और रेवेन्यू मोदी सरकार के नए फेवरेट्स बन रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि प्रेजेंटली जो मोदी सरकार है वो मेरिट को सर्विस के ऊपर इंपॉर्टेंस दे रही है। दूसरा कारण ये है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो मिनिस्ट्री में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को IAS अधिकारियों के जैसे एंटाइटल्ड नहीं समझते और जितना समय और मेहनत किसी भी काम के लिए चाहिए होता है वो उतना ही लगाते हैं। तीसरा कारण यह है कि मोदी सरकार में अधिकारियों के लिए जो पर्क्स होते हैं वो काफी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये सेंट्रल वाले ऑफिसर्स मेहनत से पीछे नहीं हटते। चौथा कारण यह है कि रेलवे और रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स की जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर पोस्ट की संख्या 133.5% से 10% और बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रेलवे सर्विसेज का कैडर बहुत बड़ा होता है, जिससे सरकार के पास अधिकारियों को चुनने के लिए एक बहुत बड़ा पूल है। रेलवे में कुल मिलाकर 8 स्पेशलाइज्ड सर्विसेज है, जो लगभग 10,000 के करीब ऑफिसर्स का कैडर बनाती है। तो अगर सरकार हर साल एक ऑफिसर को भी चुनती है तो ये संख्या बढ़ती ही जाएगी। पांचवा पहलू ये है कि रेलवे ऑफिसर्स का काम करने का जज्बा सरकार के लिए एक बड़ा एसेट है, क्योंकि रेलवे एक 24 घंटे 7 दिन यानी हर रोज काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और रेलवे के ऑफिसर्स को सैटरडे को ऑफिस आना या लेट नाइट तक काम करने से कोई परेशानी नहीं होती। इसी वजह से एफर्ट्स के मामले में भी वो किसी दूसरी सर्विसेज को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जब सरकार सुशील चंद्र को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाती है, केवी चौधरी को चीफ विजिलेंस कमिश्नर बनाती है या SK मिश्रा को एनफोर्स डायरेक्टरेट का डायरेक्टर बनाती है, तो सरकार का उस वक्त से मैसेज साफ है कि सरकार अब परफॉर्मेंस चाहती है, ना कि सिर्फ IAS अफसरों का टैग। अब जाहिर सी बात है कि IAS अफसरों की तरफ से इस चीज का क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन दोस्तों इस बदलाव को लेकर IAS अधिकारियों की आलोचना भी आई है। नॉन IAS ऑफिसर्स की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बढ़ती हुई संख्या और इंपॉर्टेंस है, वो सरकार उनके डोमेन एक्सपर्टीज वाली मिनिस्ट्रीज में यूज नहीं कर पा रही है। जैसा कि हमें RTI के जरिए पता चला है कि रेलवे, रेवेन्यू और अकाउंट्स जैसे सर्विसेज के ऑफिसर्स को उन मिनिस्ट्रीज में अपॉइंट किया गया है जहां उनके डोमेन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। अब इसमें IAS ऑफिसर्स जो अक्सर स्टेट्स और सेंटर के बीच आते जाते रहते हैं, इसे अपनी सर्विसेज को साइड करने की एक जानी बूझी कोशिश के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आपको इन ऑफिसर्स या सर्विसेज के जरिए एक डोमेन एक्सपर्ट ही चाहिए था तो आप इन्हें उन मिनिस्ट्रीज में अपॉइंट करते जो इनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज था। आपने इन्हें कहीं भी लगा दिया है, तो ये तो सीधा सीधा IAS अफसरों को साइडलाइन करने की कोशिश है। अब उनका ये भी मानना है कि इससे जो उनका पॉलिटिकल कमिटमेंट है वो एक सरकार तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों इस बदलाव के साथ चुनौतियां भी हैं। दोस्तों सरकार का डोमेन एक्सपर्टीज पर आज की डेट में कोई जोर नहीं है। मोदी सरकार के लेटरल एंट्री स्कीम के 6 साल बाद भी सिर्फ 3 लेटरल रिक्रूट्स जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में आज की डेट में काम कर रहे हैं। पहले बैच के टेन्योर के खत्म होने के बाद सरकार को रीसेंट एक जो एडवर्टाइजमेंट था लेटरल एंट्री के लिए वो वापस लेना पड़ा था, जिसमें कि सरकार को 10 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट्स पर अधिकारी चाहिए थे। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि डोमेन एक्सपर्टीज की कमी सिर्फ लेटरल एंट्री की वजह से नहीं है, इस कमी का सीधा डायरेक्टरेट से रिलेशन है। नॉन IAS अधिकारियों का ऊपर वाले पोस्टों पर प्रमोशन ना होना। अब नॉन IAS ऑफिसर्स का हमेशा से ये स्टैंस रहा है कि वो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जबकि IAS ऑफिसर्स जनरलिस्ट होते हैं। अब इस हिसाब से इनके लॉजिक के मुताबिक इंडियन पुलिस ऑफिसर्स को होम मिनिस्ट्री संभालनी चाहिए, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स को
जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो संभालनी चाहिए, और जो रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में पॉलिसी मेकिंग में काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी नॉन आईएएस ऑफिसर्स की सेंट्रल मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन बढ़ने के बावजूद उनका डोमेन एक्सपर्टीज और उनकी जो अपॉइंटमेंट हो रही है उनका आपस में एज सच कोई रिलेशन नहीं है। आप सोचिए, एक आईपीएस ऑफिसर को आयुष मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, जबकि आईएफओएस के ऑफिसर्स को हेल्थ से लेकर रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज तक अलग अलग मिनिस्ट्रीज में काम करना पड़ रहा है। इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स को लेबर एम्प्लॉयमेंट और हायर एजुकेशन जैसी मिनिस्ट्री में भेजा गया है। अब रेलवे ऑफिसर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल डेवलपमेंट और कल्चर जैसी मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। अब डिस्कशंस तो ये भी हो रहे हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को ज्यादा रिप्रेजेंट करने का एक रीजन ये है कि वो आईएएस ऑफिसर्स के मुकाबले ज्यादा पैलेबल होते हैं, यानी सरकार उन्हें आसानी से अपने इशारों पर चला सकती है। अब एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने कहा कि आईएएस ऑफिसर्स के पास एक पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जबकि रेलवेज, रेवेन्यू और दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स अपना पूरा करियर सेंटर के नीचे ही काम करते हैं। अब सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स को कंट्रोल करना इसी वजह से सरकार के लिए ज्यादा आसान हो जाता है, और इसी वजह से उन्हें अपने कामों के लिए सरकार अच्छे तरीके से यूज कर पाती है। लेकिन इन द एंड मोदी सरकार ने सिर्फ इंडियन ब्यूरोक्रेसी को नहीं बदला, बल्कि उसके कल्चर को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। 2015 में आई 7th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में खड़ा कर दिया है। अब समय आ गया है कि सरकार डिसाइड करे कि पोस्ट संभालने के लिए डोमेन एक्सपर्टीज का क्राइटेरिया हो, ना कि एक जनरलिस्ट अप्रोच और टैग का। नॉन आईएएस ऑफिसर्स की एक बड़ी शिकायत ये भी रही है कि आईएएस ऑफिसर्स को आमतौर पर दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर्स से 1 या 2 साल पहले ही प्रमोशन मिल जाती है, 2 ज्यादा इंक्रीमेंट्स मिलते हैं और उन्हें सेंट्रल मिनिस्ट्री में पोजीशंस के लिए ज्यादा पहले ही इम्पैनल कर दिया जाता है। इस फर्क को थोड़ा और क्लियरली समझा तब जा सकता है जब जॉइंट सेक्रेटरी के बीच बैच कंपैरिजंस किए जाएं। जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स के लिए ये 2008 का बैच है, जबकि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए 1998, सीएसएस के लिए 1999 और आईसीएस के ऑफिसर्स के लिए ये 2000 है, और आईएफओएस के लिए यही प्रमोशन का साल 2003 का बैच है। अब ये डेटा हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे सिस्टम को आईएएस लॉबी ने वर्षों से मैनिपुलेट और कंट्रोल किया है, जिससे कि उनका जो प्रमोशन है और जो दूसरे लोगों का प्रमोशन है उसमें काफी ज्यादा गैप है, ये देखा जा सकता है। आज भी डीओपीटी, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरीट और बहुत सी मिनिस्ट्रीज में पूरी तरह आईएएस ऑफिसर्स का कंट्रोल है, जो ये इंश्योर करते हैं कि ये चेंजेस कभी भी इंस्टीट्यूशनलाइज ना हो सके। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी में जो बड़े बदलाव किए हैं या जो बड़े बदलाव करने की कोशिश की है, क्या वाकई में ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, या फिर महज ये ब्यूरोक्रेसी पर सरकार द्वारा लगाम लगाने का एक तरीका है? क्योंकि देश में कई आईएएस ऐसे रहे हैं जो सरकार से सीधे तौर पर लड़ते हैं और बगावत करते हैं। क्या देश को इसकी वाकई जरूरत है? और हमारा सवाल उन लोगों से है जो इन सेवाओं के लिए तैयारियां कर रहे हैं कि उनका इस पर क्या टेक है। क्या ये आपके लिए निराशाजनक है, या फिर आपको लगता है कि सरकार की ये पहल सही है?